Hello, come to last part of meiosis calculation. Right? I know अगर मैथ से थोड़ा आपको फोबिया है तो बायोलॉजी में भी मैथ्स आ रहा है बेटा। कुछ नहीं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, लेकिन बायो में लॉजिक लगता है और बॉटनी में तो जरूर लगता है। दिस इज ऑल लॉजिकल पार्ट, राइट। बॉटनी जेनेटिक्स बराबर, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा लॉजिक लगेगा। फिजियोलॉजी भी वैसे थोड़ा लॉजिकल है, बराबर है। तो ये दिमाग से निकाल दो आप कि रट्टा मारने वाले ही बायो में परफॉर्मेंस देते हैं ना। हमको लॉजिक भी लगेगा, हमको रट्टा भी लगेगा। ओके, यही चैप्टर देखिए, सेल डिवीजन। रट्टा कहाँ पे लगा? लास्ट टाइम मैंने रट्टा का एक छोटा लेक्चर भेजा था आपको। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में क्या होता है, दैट इज रट्टा। वो समझने के बाद अब उसको अप्लाई करेंगे, लॉजिक समझ लेंगे, राइट, और कैलकुलेशंस के लिए जाएंगे। दिस इज ऑल बेस्ट, दिस इज बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स देखना है आपको, एनालिसिस करना है, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा एडिशन, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको डिफिकल्ट जाता हो, फील वेरी फ्री, कॉल मी, आस्क क्वेश्चंस इन वर्चुअल सेशन, right? If you can't ask question in virtual session, post me your doubts. I'll address them in the virtual session, but deal it. Okay, मेरी पूरी मदद ले लो। आप 1 to 1 मुझे कॉल कर सकते हो, राइट, आपको पर्सनली समझा दूंगी मैं, लेकिन छोड़ नहीं देंगे, राइट। हमने प्रॉमिस किया था बायो में हम एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो सी, दिस इज अ टोटल डायग्राम of chromatids and its behavior, okay, occurring in meiosis. ऐसे ही डायग्राम मैंने आपको माइटोसिस के लिए उतार के दिया था। ऐसे ही डायग्राम, एक पूरा माइटोसिस का कैलकुलेशन, हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, राइट। वैसे ही अब हम मियोसिस के लिए ये टोटल कैलकुलेशन ध्यान में देंगे, ठीक है। आप अब समझ चुके हो, हमने मियोसिस 1, मियोसिस 2 अच्छे से देख लिया। अब उसको हमको अप्लाई करना है। बच्चों, आप थोड़ा सा समझ के अगर चलोगे, राइट, तो हाँ, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, दैट पार्ट इज इजी। लेकिन जब अप्लाई करने का पार्ट आता है, ठीक है, जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला समझ लिया, जब अप्लाई करने का प्रॉब्लम आता है, ओके, वो कंडीशन में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो वैसे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत जाएगी, ओके। जू जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, ओके, और बॉटनी का पेपर भी डिफिकल्ट रहेगा। ओके, आपके जो लेवल 1, लेवल 2 के वर्कशीट्स है वो आसान रहेंगे, लेकिन एग्जाम होती है ना, राइट। सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर बिट डिफिकल्ट थिंग, राइट। आई विल नॉट डील सिंपल थिंग्स। ओके, व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर हमने सीखा है, मैंने आपको सिखाया, आपने समझा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो कितना भी घुमा फिरा के आएगा तो मेरा बच्चा सॉल्व कर सके, वो पेपर चाहे कोई भी सेट करे। इन सिलेबस जो हमने डिस्कस किया है, वो पेपर कौन सा भी टीचर इंडिया का सेट करेगा तो मेरा बच्चा सॉल्व करेगा, क्योंकि हमने हर वो एरिया देखा है। ओके, सो हमारे पेपर सिर्फ अवनी मैम सेट नहीं करते, इधर उधर से भी आते हैं, और पेपर बॉटनी के डिफिकल्ट ही रहेंगे। इसके लिए थोड़ी तैयारी रखो। अभी डिफिकल्टी झेलना शुरू करेंगे, हाँ, मार्क्स कम आएंगे, लेकिन रियल एग्जाम में हमको दिक्कत न जाएगी, राइट। ये मार्क्स से थोड़ी ना एडमिशन मिलने वाला है, रियल एग्जाम में मार्क आए तो ही एडमिशन। सो आवर एम इज रियल एग्जाम, कॉन्फिडेंस, एंड all the questions framed by anyone should be able to solve by you, because we have studied NCERT and we have completed points in syllabus as well as the related areas, right? Be confident, हम समझने पे ध्यान देंगे, मार्क्स अपने आप आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आस्क योर डाउट फ्रीली, या प्रॉमिस। चलो सी, जीवन फेज देखो यहाँ पे लिखा है। जीवन में सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल या टेट्राप्लॉयड सेल में होगा, जब प्लॉयडी इवन हो, बराबर। दो क्रोमोसोम एक जैसे, चार क्रोमोसोम एक जैसे, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। आधा इधर गया, आधा उधर गया। अब आप मुझे पूछेंगे क्यों? गेट इट, सी, हमने
जो 2n सेल बोला, 2n मतलब दो क्रोमोसोम एक जैसे, तो एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में जाएगा। ये क्रोमोसोम समझ लो एक सेल में एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम, और ये मियोसिस कर रहा है। तो क्या इसको 0.5 कट करोगे? 0.5 कट हो गया तो यहाँ पे जो जीन है, समझ लो ये रेस्पिरेशन का जीन है। देखो आप रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम लगते हैं वो रेस्पिरेशन का जीन यहाँ पे है, राइट, और डाइजेशन का जीन यहाँ पे है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाने का जीन यहाँ पे है। अगर ये क्रोमोसोम को आपने ऐसे तोड़ा, ये पार्ट को एक सेल में डाला और ये पार्ट को दूसरे सेल में डाला, तो ये सेल, ये पार्ट वाला सेल जब फर्टिलाइजेशन करके नेक्स्ट जनरेशन बेबी देगा तो वो बेबी के पास डाइजेशन वाले जीन ही नहीं रहेंगे, राइट। यू एज अ होल ऑर्गेनिज्म should have information to perform all the basic metabolic activities. So 0.5 अगर क्लासिफाई करते हो तो नेक्स्ट बेबी जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमारे पास टोटल 23 बुक्स जो मम्मी से आते हैं, उनके पास जिंदा रहने की एक इंफॉर्मेशन होती है, राइट, ओके। वो 23 बुक हमारे पास होना कंपलसरी है, ओके। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ 23 बुक्स मतलब 1 सेट लेके जिंदा रहते हैं, बट दे आर वीक। हमारे पास वी आर हाईली एवॉल्व, हमारे पास मम्मी से आए वाले 23 बुक्स, पापा से आए वाले 23 बुक्स, वी आर डिप्लॉयड एंड वी आर स्ट्रॉन्ग, right, okay. So diploid books, sorry, 2 sets of books means diploidy is characteristic feature of higher organism. Haploidy is seen in some lower organism. कुछ lower organism में okay, हमको haploid individual मिलता है, ठीक है। तो देखो आप डेप्थ समझ रहे हो ना, कैसे धीरे 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 डेप्थ बढ़ते जा रही है, ठीक है। सो व्हाट आई सेड, haploid cell cannot go for meiosis, क्योंकि हैप्लॉइड सेल के पास सिर्फ एक ही सेट रहेगा, राइट। एक ही सेट मतलब होमोसैपियन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मम्मी से आए वाले 23 बुक्स, 23 क्रोमोसोम, ये एक सेट है। अगर वो एक सेट वाले सेल को आप डिवाइड करते हो मियोसिस से, तो आधे आधे बुक फाड़ के आपको नेक्स्ट जनरेशन देने पड़ेंगे। आधा बुक पूरा लाइफ का इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल समझ रहे हो सब लोग, राइट। So haploid cell cannot go for meiosis. Meiosis से 0.5 डिवीजन होने के बाद ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में meiosis होता है? हाँ बेटा, ये डायग्राम जो हमने अभी ड्रॉ की थी, राइट, ये एक क्रोमोसोम मैटरनल इन ओरिजिन, ये दूसरा पैटर्नल इन ओरिजिन, दो क्रोमोसोम एक जैसे। तो हाँ, ये सेल दो क्रोमोसोम एक जैसे वाला है, डिप्लॉयड है, तो उसमें मियोसिस होगा, एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएंगे, राइट, ओके। सो दिस इज व्हाट इज प्लॉइडी शुड बी इवन, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। अब आप मुझे पूछ सकते हो मैम 3n सेल का मियोसिस होगा क्या, राइट। चलो देखो, अगर समझ लो मैंने यहाँ पे 3n सेल ड्रॉ किया, दिस इज अ सेल 3n, मतलब इसके पास 3 क्रोमोसोम एक जैसे है, तीन क्रोमोसोम एक जैसे, ट्राइप्लॉइड। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? फिर से ये एक इधर गया, ये दूसरा इधर गया, और इसको आधा काट दोगे, मतलब 1.5 इधर और 1.5 इधर, ओके। 0.5 में क्रोमोसोम नहीं कटता, अभी तो हम बोल रहे थे, ओके। तो ये सेल का मियोसिस क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन में अगर ये मियोसिस करता है तो एक सेल में 2 क्रोमोसोम जाएंगे और दूसरे सेल में 1 क्रोमोसोम जाएगा, राइट। अगर ऐसा गैमेट फर्टिलाइज होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में एक हाथ दूसरा क्रोमोसोम ज्यादा होने की शक्यता, राइट, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, ओके। एंड इफ यू आर हैविंग 1 क्रोमोसोम मोर, 1 क्रोमोसोम लेस, 2 क्रोमोसोम मोर, 2 क्रोमोसोम लेस, देन देयर आर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, सिंड्रोम, डाउनी सिंड्रोम वगैरह नाम सुने होंगे आपके डिसीज के, right? So these are the diseases which are caused because of chromosome number is more, just more by 1, बराबर, okay? So chromosome number 23 पेयर होना ये बहुत जरूरी है,
क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास जेनेटिक डिरैंगमेंट होंगे। वो जेनेटिक डिरैंगमेंट रोकने के लिए जो कल के लेक्चर में हमने सीखा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मदर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फादर, ममा के 23, पापा के 23। ओके, 23 बुक का एक सेट मम्मी से आएगा, 23 बुक का एक सेट पापा से आएगा और मिक्स हो गए, फिर से हमको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, राइट? ओके, सो हैप्लॉयड सेल कैन नॉट गो फॉर meiosis, diploid, tetraploid, hexaploid can go, triploid, pentaploid, when the ploidy is uneven, then the distribution will be uneven and it leads to genetic derangement, genetic disorder, right? Okay, so ये सब सिलेबस में है, हिडन कंटेंट है। नेक्स्ट ईयर मैं आपको क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब सिखाऊंगी, नेक्स्ट ईयर जब आपको और एक जेनेटिक्स का लेसन सिखाऊंगी, तो ये कंटेंट फिर से आएगा कि मियोसिस की वजह से कैसे जेनेटिक डिरैंगमेंट्स, कैसे डिजीज होते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा बेसिक पे ध्यान देंगे, राइट? सी, दिस इज अ डिप्लॉयड सेल विथ 2 क्रोमोसोम, सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम। इट इज फाउंड इन G1, इट इज फाउंड इन G1। ये सेल एस फेज करेगा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, तो ऑब्वियसली हर मोनैड डायड में कन्वर्ट होगा, राइट? अब ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, देखो इसका कॉइलिंग हो गया तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये दो ब्लैक हॉलो वाले, राइट, ये है सिस्टर क्रोमैटिड, ये शेडेड वाले सिस्टर क्रोमैटिड, हॉलो और शेडेड दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बराबर? ओके, तो अब देखो मोनाड एस फेज में डायड बन गए, जाइगोटिन में बाइवैलेंट टेट्राड फॉर्मेशन हो गया, राइट? ओके, पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, तो प्रोफेज 1 के ये फेजेस बताए, मेटाफेज 1 में ऐसे बाइवैलेंट इक्वेटर पे अरेंज होंगे। सो यहाँ पे क्रोमोसोम का स्टेटस और नीचे मैंने उसके फेजेस मेंशन किए हैं। पेयर ऑफ मोनाड इन G1, पेयर ऑफ डायड इन SG2 प्रो1 मेटा1, राइट? ओके, मेटा1 में टेट्राड बाइवैलेंट आर अरेंज एट इक्वेटर, बराबर? फिर एनाफेज में एक डायड आधा इधर गया आधा उधर गया, बराबर? आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, एनाफेज, बराबर? सो वन डायड विल मूव टू वन पोल, अदर डायड विल मूव टू अदर पोल. Once it reach to pole in telophase, you get a cell with 2 nuclei. This is a cell in telophase 1, right? Okay, anaphase 1 में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, but centromere doesn't divide. In telophase, in telophase 1, the chromosomes are in dyad stage, right? But the chromosome number is reduced to half, right? ये ममा सेल के पास अगर 2 क्रोमोसोम थे, तो टेलोफेजिक सेल में ईच न्यूक्लियस में एक डायड होगा। ओके, राइट, देन इट विल गो फॉर साइटोकाइनेसिस। ओके, हमको मिलेंगे 2 सेल, साइटोकाइनेसिस हो गया तो हमको मिलेंगे 2 सेल, बराबर? अब ये सेल प्रोफेज 2 में जाएगा, मियोसिस 2 शुरू करेगा, सेम ये भी करेगा। तो ये जो आगे के डायग्राम है ये दोनों सेल के लिए हो रहा है, राइट? ये जो आगे का डायग्राम है ये दोनों सेल के लिए हो रहा है। दिस सेल विल गो फॉर मियोसिस 2, दिस सेल विल आल्सो गो फॉर मियोसिस 2, राइट? ओके, कैसे? देखो, ये एक सेल है, इसके पास एक डायड है, सो इट इज इन प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में एक डायड अंडरगोइंग कॉइलिंग कंडेंसेशन। मेटाफेज में शॉर्टेस्ट थिकेस्ट हो गया, सो प्रो 2 मेटा 2 में ये शॉर्टेस्ट थिकेस्ट हो गया, राइट? एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ लेंथवाइज, राइट? जैसे ही एना 2 में गया तो ये सेंट्रोमियर यहाँ से लेंथ वाइज डिवाइड होगा, कहाँ पे? एना 2 में, राइट? प्रोमेटा में वो डायड था, एना 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, तो सिस्टर क्रोमैटिड से हमको डॉटर क्रोमोसोम मिले, सिस्टर क्रोमैटिड से हमको डॉटर क्रोमोसोम मिले, बराबर? तो देखो, प्रो 2 मेटा 2 में एक डायड था, प्रो 2 मेटा 2 में एक डायड था, तो एना 2 में 2 सिस्टर क्रोमैटिड से 2 डॉटर क्रोमोसोम बन गए। तो इन एना 2 क्रोमोसोम नंबर डबल अप, 1 डायड गिव्स यू 2 मोनैड लाइक माइटोसिस, बराबर? तो एक सेल के अंदर 2 रिकॉम्बिनेंट डॉटर क्रोमोसोम्स रहेंगे। नाउ इट विल अंडरगो एनाफेज, आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ,
So they will reach to opposite pole. Reach to opposite pole, nuclear membrane nucleolus formed, right? Nuclear membrane nucleolus बन गया, तो फिर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, right? It will go for cytokinesis and the cell will be with 1 chromosome each. Isn't it haploid? बराबर. अब एक सेल से 2 सेल बने, ये सेल से भी 2 बने, तो टोटल ये दोनों का जब होगा तो हमको 4 सेल मिलेंगे. ऑल विल बी हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट. इसको हम बोलेंगे टेट्राड. Isn't it we have discussed in total meiosis? टोटल मियोसिस में क्रोमोसोम ने जो बिहेवियर किया वो हमने पूरा एक डायग्राम में समझ लिया, राइट? ओके, अब प्रॉब्लम में क्या पूछेंगे? ओके, राइट नाउ व्हाट आई हैव गिवन यू कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ये बदलाव आएंगे. अगर मैंने आपको बोला कि ओरिजिनली सेल के पास 5 क्रोमोसोम थे, 2 के बदलाव ये है, अगर मैंने प्रॉब्लम दिया, राइट, कि अब आपके पास ऐसे 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. G1 cell has 5 pair of chromosome. A cell is in G1. प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम क्या है लिख लो. ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट, और प्रॉब्लम लिख लेंगे. Question 1. A cell is in G1 with 2n equal to 10. ये हमारा प्रॉब्लम है. कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल द फेजेस. G2, Pro1, Beta1, Ana1, Telo1, ऐसे पूरा पूछा. देखिए, चलो देखते हैं. देखो हमने क्या सीखा. 2 के लिए ये है. ओके, पहले 2 थे, 2 मोनैड से 2 डायड बने, राइट. फिर 2 डायड से एक टेट्राड, एक बाइवैलेंट बना, राइट. टेलो में एक डायड ऊपर, एक डायड नीचे गया. सो डॉटर सेल के पास एक एक क्रोमोसोम, मदर सेल के पास 2 क्रोमोसोम, तो डॉटर के पास एक एक क्रोमोसोम, बराबर. सो ऐसे हम अब 5 के लिए देखेंगे. इजंट सो क्वेश्चन, अ cell is in G1 and it is having 2n is equal to 10. इसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट्स है, दोनों सेट मिला के इसके पास 10 क्रोमोसोम्स है, राइट. ओके, अब सेल G1 में है, इसका मतलब G1 में इसके पास मोनैड प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे, राइट. सो G1 के सेल में अभी इसके पास 10 मोनैड्स है, राइट. 10 मोनैड मतलब 10 क्रोमोसोम मतलब 10 क्रोमैटिड्स, राइट. एक डीएनए, एक क्रोमैटिड. जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम. तो उसके पास एक डीएनए, एक क्रोमैटिड, एक मोनैड, बराबर. पेयर्ड है, 2n 2n मतलब क्रोमोसोम पेयर्ड है, राइट. सो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका मतलब दिस इज हैविंग 2 DNA which are pair, okay, 2 to 2 are alike, बराबर. तो ये 2 मोनैड मतलब 2 DNA, 2 क्रोमैटिड, 2 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमोसोम. नंबर ऑफ DNA इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये हमने बार बार सीखा है, बराबर. सो द सेल इज हैविंग सच 5 pairs of monad. 5 पेयर मतलब इसके पास है 10 monad. दिस इज व्हाट इज गिवन. जब ये सेल एस फेज करेगा तो 10 मोनैड के 10 डायड होंगे. ओके, 2 मोनैड से 2 डायड मिले तो 10 मोनैड से 10 डायड मिलेंगे, क्योंकि एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल अप लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. 10 मोनैड के 10 डायड बनेंगे, राइट. सो राइट नाउ दिस सेल इज 2n equal to 10 monads. This will be
2n equal to 10, but it will be dyad. इसके पास भी 10 क्रोमोसोम है मोनैड फॉर्म के, इसके पास 10 क्रोमोसोम है डायड फॉर्म के, बराबर, राइट, ओके। अगर हम सी कंटेंट की बात करें, सी कंटेंट, तो देखो इसके पास दो क्रोमैटिड एक जैसे हैं, राइट, तो ये है फिलहाल 2C सेल। जब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो ये होगा 4C, 2C का हो गया 4C। देखो एक जैसे 4 क्रोमैटिड है, तो फिर से वही बात आ गई, एस फेज में डीएनए कंटेंट क्रोमैटिन कंटेंट डबल्स अप, बट एस फेज में क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, 2 मोनैड के 2 डायड होंगे, राइट, ओके। अब डायड फेज हमको कहां पे मिलती है? Sg2 प्रो1 मेटा1 में डायड ही रहेंगे, एना1 में आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, तो देखो आपके पास अभी यहाँ पे थे 10 डायड, तो 5 डायड ऊपर गए, 5 डायड नीचे गए, 5 डायड ऊपर गए, 5 डायड नीचे गए, तो ऊपर के न्यूक्लियस में टेलो1 में 5 डायड रहेंगे, नीचे के न्यूक्लियस में 5 डायड रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ टेलोफेजिक सेल, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ टेलोफेजिक सेल, तो टेलोफेज के एक न्यूक्लियस में यहाँ पे 5 डायड होंगे, दूसरे के पास भी 5 डायड होंगे, राइट। चलो अब साइटोकाइनेसिस हो गया, आपको दो सेल मिले, दोनों सेल के पास 5 डायड है, राइट। तो देखो पेरेंटल सेल वाज 2n equal to 10, and now at the end of meiosis 1 you are having a cell, meiosis 1 के अंत में n equal to 5, isn't it? meiosis 1 is reduction division, right? चलो अब meiosis 1 का ये सेल meiosis 2 में जाएगा, सेम थिंग ये सेल भी meiosis 2 के लिए जाएगा, तो ये जो करेगा ये वही करेगा, दोनों को मिला के मैंने एक डायग्राम उतारी है, right? So see, this will be in pro2, it will be having 5 dyads, n equal to 5. Meta में shortest thickest, arrange at equator, 5 dyad. Anaphase 2 में 5 dyad के सेंट्रोमियर डिवाइड होने की वजह से अब हमको 5 dyad के 10 मोनैड मिलेंगे in anaphase 2. In anaphase 2 centromere divide lengthwise, हमेशा ये शब्द ध्यान में रखेंगे, in anaphase centromere divide lengthwise, anaphase centromere divide lengthwise ध्यान में रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट है, राइट। मैं और मेरा सिस्टर क्रोमैटिड, मैं और मेरा क्लोन ऐसे खड़े हैं, तो हमको इक्वल डिवीजन के लिए ऐसा काटोगे ना, so that one individual other individual will be separate, this is lengthwise division, ओके। हम ऐसे खड़े हैं, आपने ट्रांसवर्स काटा तो 4 पैर इधर 2 सर उधर, ये इक्वल डिवीजन है क्या? नहीं। तो सेंट्रोमियर मतलब मैं और मेरा सिस्टर क्रोमैटिड लेंथवाइज डिवाइड करने के बाद एक डायड से आपको 2 मोनैड मिलेंगे, राइट। चलो अब यहाँ पे 5 डायड के 10 मोनैड बन गए एनाफेज में, सेंट्रोमियर डिवाइड। वन मोर थिंग यू नो, एना2, राइट, हाफ हाफ, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, हर एनाफेज में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ है, राइट। सेंट्रोमियर डिवाइड होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ हर एनाफेज में है। माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। एना2 के एनाफेज, एना2 में भी, मियोसिस के एना2 में भी सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। सिर्फ एना1 में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ होगा, लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो एना2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, हमारे पास 10 मोनैड, आधे इधर गए आधे उधर गए, तो यहाँ पे ऊपर ये न्यूक्लियस में 5 पहुंच गए, ये न्यूक्लियस में 5, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो ऑल द सेल्स, 4 सेल प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2, right, are haploid and all are having n equal to 5,
Isn't it meiosis is reduction division? कहाँ से शुरू किया था हमने? A cell is in G1, 2n equal to 10. meiosis करेगा तो 4 सेल बनाएगा. It is chromosome number reduced to half. So 2n is equal to 10. तो n equal to 5. ऐसे इसके पास 5 मोनाड रहेंगे. बराबर. तो मैंने आपको सिंपल सी कहानी क्या सुनाई, क्या फॉर्मूला बताया? ये 2 क्रोमोसोम का जो होता है उसको मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन में जो दिया है, राइट, उसको यहाँ पे डालना है. 2 का ऐसा तो 10 का कैसा, 20 का कैसा, 30 का कैसा, व्हाटएवर. 2 का ये हो रहा है. तो क्वेश्चन में नंबर के सिवा और क्या पूछेंगे? ओके, अब ये क्वेश्चन मेरा सीधा था. हमने जीवन से शुरू किया, अंत तक गए. दे में आस्क यू कि यहाँ पे इतने हैं, टेलोफेज 1 के न्यूक्लियस में इतने हैं, तो इधर कैसे? चलो वैसा कंसिडर करते हैं. उल्टा क्वेश्चन गिवन, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 विल राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2, cell in telo1 has n equal to 5. Calculate the number of chromosomes in other phases. So यहाँ पे है n equal to 5. बराबर. तो ऑब्वियसली दूसरे न्यूक्लियस में भी n equal to 5. अब ये टेलो1 में है, मतलब वो डायड है. टेलो1 में क्रोमोसोम डायड स्टेज में होते हैं. बराबर. तो इधर के 5 इधर के 5 कहाँ से आए? एना से आए. तो एनाफेज के पास यहाँ पे 10 डायड थे, राइट. तो देखो एनाफेज में यहाँ पे 10 डायड थे, राइट. सो एना1, मेटा1, प्रो1, G2, S में हमारे पास 10 डायड है. अगर हमारे पास 10 डायड है G2 में, तो रेप्लिकेशन के पहले हमारे पास 10 मोनाड होने चाहिए, राइट. तो कैसे भी जाओ, ये प्रोसेस से जाओ, ये प्रोसेस से जाओ, वन एंड द सेम थिंग. बराबर. चलो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, राइट. A cell follows meiosis, right? At the end of meiosis and produces 4 cells. मतलब meiosis 1, meiosis 2 की बात हो रही है. Produces 4 cell, or I can write down tetrad. Each cell is 2n equal to we'll write down 8. अब देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट किया है मैंने. व्हाट आई सेड, मियोसिस के अंत में जो सेल बना वो 2n है, राइट. हमने यहाँ पे n की बात की थी, राइट. ओके, समझ लो. यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर. क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हुआ है 2n equal to 8. यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, राइट. तो अभी बाकी के कैलकुलेशन में सब इरेज कर दे रही हूँ. अब ये नंबर के लिए हम यही डायग्राम यूज करेंगे. ये नंबर के लिए हम यही डायग्राम यूज करेंगे. बराबर है. सी, मियोसिस के अंत में 2n सेल बना है, मतलब इसका ममा सेल 4n होना चाहिए. आर यू गेटिंग दैट? इसका ममा सेल 4n होना चाहिए, बिकॉज मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन. देखो यहाँ पे लिख के बता रही हूं. ये ब्लॉक पे ध्यान देंगे हम लोग. थोड़ा अच्छे से सुनो बेटा. ये 4n सेल है. 4n सेल ने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, तो बेबी सेल मिला 2n 2n, राइट. अब ये मियोसिस 1 के बाद ये बेबी सेल करेगा मियोसिस 2, विच इज इक्वेशनल डिवीजन. सो मियोसिस 2 के अंत में हमको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा. इजंट इट द क्वेश्चन? बेबी सेल इज 2n, तो ममा सेल विल बी 4n. 2n में कितने क्रोमोसोम दिए उन्होंने? 2n equal to 8. 2n equal to 8. बराबर. अब देखो इसके पास 8 मोनाड है. उल्टा जा रहे हम. इसके पास 8 मोनाड है, मतलब ये न्यूक्लियस में भी यहाँ पे
8 मोनैड होने चाहिए, दोनों न्यूक्लियाई में 8 मोनैड होने चाहिए। ओके, अब देखो ये 8 मोनैड जब एनाफेज में थे, राइट, एना2 में थे, तो ये 8 + 8, तो हमको यहाँ पे 16 मोनैड होने चाहिए। 16 मोनैड के आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो 16 मोनैड का बंटवारा 8-8 में हो गया। अब 16 मोनैड अगर थे तो 16 मोनैड के पहले मेटा2 प्रो2 में उल्टा जा रहे हैं हम लोग, राइट। 16 मोनैड के लिए हमारे पास 8 डायड होना जरूरी है एक सेल में, राइट। तो ये एक सेल में 8 डायड, तो दूसरे सेल में भी 8 डायड। देखो चलो टैली करके देखते हैं। Meiosis 1 के अंत में the cell is with 2n equal to 8, 2n equal to 8, right? It will go to pro2 meta2, right? ana2 में 8 डायड के 16 मोनैड हो गए, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, राइट। तो हमको ऊपर के न्यूक्लियस में 8 मोनैड, नीचे के न्यूक्लियस में 8 मोनैड मिलेंगे, राइट। और बेबी सेल विल बी 2n equal to 8, राइट। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा होता है क्या 4n सेल? हाँ बेटा, एग्रीकल्चर में, प्लांट्स में इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग। डिप्लॉइडी 2 क्रोमोसोम एक जैसे। ट्राइप्लॉइडी 3 क्रोमोसोम एक जैसे। टेट्राप्लॉइडी 4 क्रोमोसोम एक जैसे। एग्रीकल्चर में प्लांट को हम पर्पसफुली पॉलीप्लॉइड करते हैं। आप जो व्हीट खाते हो ना, जो व्हीट की रोटी खाते हो ना, व्हीट ग्रेन देखा है ना आपने, व्हीट इज अ हेक्साप्लॉइड प्लांट। नेचुरली हेक्साप्लॉइड है वो, नेचर ने उसको हेक्साप्लॉइड कर दिया है। मोर द प्लॉइडी विगरस ग्रोथ, राइट। तो एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ाने के लिए कई बार हम प्लॉइडी प्रमोट करते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन एनिमल में नहीं होता। सुमो चैंपियन देखे क्या, राइट। सुमो चैंपियन को बिल्ट बढ़ाने के लिए प्लॉइडी बढ़ाते हैं क्या? नहीं। एनिमल्स वी नेवर प्ले विथ प्लॉइडी, बट इन प्लांट्स we manipulate the ploidy and increase the yield. In agriculture, more the number of chromosome, more will be the vigorous growth. More will be the vigorous growth. Right? समझ रहे हो? Okay? तो see, अब यहाँ पे टेलोफेजिक सेल में एक न्यूक्लियस में 8 डायड, बराबर। तो इसके एना में 8 + 8, तो इसके पास होने चाहिए 16 डायड, isn't it, right? 16 डायड, right? तो यहाँ पे अब होने चाहिए 16 मोनैड, isn't it, right? तो आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में, हमको यही डायग्राम हेल्प करेगी। अब जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी आपको वो दिमाग में बैठा नहीं है ना, राइट। ओके, दिमाग में क्या बैठना है? जितने मोनैड होते हैं उतने ही डायड होते हैं, जितने मोनैड होते हैं उतने डायड होते हैं, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर डबल हो गया है। एनाफेज में हमेशा आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ होगा। एना2 में, एनाफेज में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ होगा, और सेंट्रोमियर भी डिवाइड होगा, तो क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे। ये थोड़ा दिमाग में बैठने में टाइम लगता है। वो बैठने तक हम हमेशा ये डायग्राम आंखों के सामने रखेंगे। मैं जितने भी अभी आगे आपको प्रॉब्लम भेजूंगी, वो सॉल्व करते वक्त ये डायग्राम आंखों के सामने होगा। कीप इट देयर, रीड द प्रॉब्लम, सॉल्व इट ऑन अदर पेपर, मेक इट फेयर इन योर क्लास वर्क, राइट। ये डायग्राम या तो एक पेज पे कलरफुल ड्रॉ करके आपके नोटिस बोर्ड पे चिपका दो। ओके, सेल डिवीजन के लिए ओमनी मैम स्टडी टिप, राइट। ओके, हम कोई महान नहीं है, बस कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आपको और मुझे बहुत मदद होती है, बराबर। तो 3 पॉइंट करेंगे हम लोग। मैंने रट्टा का एक छोटा लेक्चर भेजा था आपको, राइट। वो वीडियो लेक्चर बार बार सुनेंगे, राइट। ओके, अब स्क्रीन देख देख के आपकी आंखें थक जाती है, राइट। तो वो लेक्चर सिर्फ आप सुनेंगे तो भी समझ में आएगा, देखने की जरूरत नहीं है बार बार, राइट। ये भी मोबाइल खोल के देखेंगे नहीं, हम स्क्रीन के सामने नहीं रहेंगे। इसको देख के, और माइटोसिस वाला जो इक्वेशन का डायग्राम है,
वो दो कागज पे या एक ही कागज पे माइटोसिस का फॉर्मूला, मियोसिस का फॉर्मूला हमारे नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। कोई भी 2 प्रॉब्लम ले लिए, वो देख लिया, आंखों के सामने है, सॉल्व कर लिए। ऐसा करते रहो नेक्स्ट वीक, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। राइट? थोड़ा डाउट आया? कैलकुलेशन वाले लेक्चर्स अलग है अगर आप नोट करेंगे तो। राइट? दिस इज लेक्चर राइट ऑफ सेल डिवीजन। नंबर ध्यान में रखेंगे 10। मियोसिस के 10 लेक्चर में मैम ने मियोसिस के न्यूमेरिकल सिखाए। वैसे माइटोसिस का भी कौन सा लेक्चर है? राइट? वो देखेंगे, उसका नंबर ध्यान में रखेंगे। द वीडियोज आर अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी। राइट? एंड डेवलप अ ग्रिप। ये एक बार समझ गया ना, राइट? ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट बोलूं मैं, रट्टा पार्ट एग्जामिनेशन के एक दिन पहले देखना ही पड़ता है। कल आपकी एग्जाम है तो आज आपको जितना भी रट्टा है उतना देखना ही पड़ेगा। ये आपको देखने की जरूरत नहीं, 2 दिन पहले भी देख लो। यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक इन दिस कैलकुलेशन अनलेस एंड अनटिल यू आर हाइपर। एग्जाम में अगर आप हाइपर हो गए, पैनिक हो गए, राइट, तो ही आप ये प्रॉब्लम गलत करोगे। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको 200% मार्क देगा। कॉन्फिडेंट रहो और ये डायग्राम को समझते रहो। राइट? सो गो थ्रू इट, व्हाट आई सेड। ये पेज पे ड्रॉ करने हैं, हमारे नोटिस बोर्ड पे लगा देने हैं। राइट? सो हियर वी कंप्लीटेड cell division along with numericals.